बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसन मौज है। मेरा ताल्लुक जामिया कराची से है। एंड उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में मैं हमारे जैसे आप लोग अपने यूनियन जो है यूनियन वर्कर्स नहीं है, हमारे यहाँ यूनियन की एसोसिएशन है, एम्प्लॉयज की है 1 to 16 ग्रेड वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी एसोसिएशन है। 70 में अब ऑफिसर्स होते हैं 721 ग्रेड के उनकी एक एसोसिएशन और टीचर्स की एसोसिएशन। तो जो ऑफिसर्स की एसोसिएशन है उसका मैं सदर 2.5 साल रहा और मेरा टाइम अभी मार्च में खत्म हुआ। आई डिडंट कॉन्टेस्ट इलेक्शन दिस टाइम, मैं इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किए थे किसी वजह से। तो मैं सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ जामिया कराची की तारीख में ऑफिसर्स का सलाह का। और जामिया कराची में हम लोग ये चाहते थे कि सिंडिकेट एक हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है किसी भी जामिया की, जहां तमाम कानून साजी फैसला होते हैं। टीचर्स को रखना, स्टूडेंट्स के हवाले से किसी को जॉब से निकालना हो, कोई भी मामूली से मामूली चीज भी हो तो वो सिंडिकेट में ही डिस्कस होती है। तो उधर रिप्रेजेंटेशन होती है, उधर की बॉडी डिजाइन है कि वाइस चांसलर को चेयर करता है, एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नुमाइंदा होता है, एक एचईसी का हायर एजुकेशन कमीशन का नुमाइंदा होता है, 2 सेनेटर्स होते हैं, एक मारूफ शख्सियत होती है, एक खातून होती है, एक एमएनए की। लेकिन इसमें ये मैंने कैसे रकम की, मैंने नहीं, मेरे अकाबरीन जो इतने सालों से एफर्ट कर रहे थे उसका सब्र मैंने खाया, उसका फल मैंने खाया। वरना मेरी तो मतलब आई एम द यंगेस्ट ऑफिसर, मैं सबसे कम उम्र ऑफिसर हूं जामिया कराची में, एंड स्टिल आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट देम इन द सिंडिकेट। ये मैंने अपना तारुफ इसलिए कराया था कि आप लोगों को पता चले कि यूनियन मैंने भी किए, प्रोटेस्ट मैंने भी किए, और 700-800 लोगों का प्रोटेस्ट कभी भी जामिया कराची में नहीं हुआ था, वो मैंने मेरी क़यादत में हुआ था लास्ट ईयर। इस टॉपिक को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। चूंकि मैं फर्स्ट हैंड आई वाज लीडिंग द ऑफिसर्स, आई वाज लीडिंग ऑल नॉन एकेडमिक 2500 people in the syndicate, so I know how to mediate the things, how to resolve the issues। जो इंतजामिया है वो ये समझती है कि डॉक्टर हसन एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शकील और साहब के बेटे हैं, एक इल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इनको हम बातों से फुसला लेंगे, और ये एक डॉक्टर है तो एक डेकोरम मेंटेन रखेंगे, सख्त जबान में बात नहीं करेंगे। और जो मेरे एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स हैं वो ये समझते थे कि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं तो वो इनसे इनकी जबान में बात कर पाएंगे, हमारे मसाइल सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मुझे एक बैलेंस रखना था नरम गरम का, कि जहां मुझे नरमी दिखानी है और जहां मुझे स्टैंड लेना है। बिकॉज़ आई कैन नॉट बी ट्रिक्ड, आई कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड। मैं इस पोजीशन पे मुझे ब्लैकमेल करना, मुझे ट्रिक करना बहुत मुश्किल था जामिया के लिए, लेकिन अगर इनके मुलाजिम कुछ बात करता है तो उसे ब्लैकमेल कर दिया जाता है। जब मैं 2.5 साल 3 साल जब मैंने गुजारे अपने, मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे एम्प्लॉयज भी गलत हैं, सिर्फ इंतजामिया गलत नहीं है, हम लोग खुद भी अच्छे नहीं हैं। इसीलिए मैंने इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा, ताकि 2 साल लोग मेरे बगैर गुजारे और इनको पता चले कि व्हाट इज इट। हमारी जो यूनियन में जो लोग आते हैं इलेक्शन लड़के, उसे अपने फलाद के लिए आते हैं, मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए, मेरे कराची में मुझे घर मिल जाए, मेरे रिश्तेदारों को जॉब मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। वोट आपने सबसे लिया है, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। जामिया कराची का तो मुझे पता है, बाकी इदारों का नहीं पता, और मुझे ये भी पता है कि आप किन इदारों से आए हैं। काफी ज्यादा सियासी भर्तियां होती हैं, हकीकत है। हम सब कहीं ना कहीं सियासी वाबस्तगी की वजह से भर्ती कर लिए जाते हैं। हम खुद किसी का हक मार के आए हैं और फिर हम अपने हक की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन हमें अपने गिरबान में मुझे नहीं छापना। मुझे भी जॉब इसलिए मिल गई कि मेरे वाले सब शहीद हो गए, इसलिए मुझे जॉब मिल गई। वो जो सर्टिफिकेट का होता है ड्यूरिंग सर्विस डेथ का, वरना मुझे भी नहीं मिलती। लेकिन अगर मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक होता तो शायद मिल जाती। तो क्या हम पहले हक पे हैं जो अपने हक मांगे? इस बात का तो हमें अपने आप से सवाल करना ही पड़ेगा, इस्तेफसार करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमारा ग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप सर जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी के हमारे एम्प्लॉयज के जनरल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने घर पे कब्जा किया था कराची यूनिवर्सिटी में, वो सस्पेंड है वो,
और वो जनरल सेक्रेटरी हूँ। So how can you expect a suspended employee to represent you? वो कैसे, जब उसका अपना दागदार है, तो उससे आप हक्कानियत की, सच की और जो है हुकूक की जो है बात कैसे कर सकते हैं? Someone who is actually treating people, इंतजामिया एंड ब्लैकमेलर है, आप उससे कैसे ये बात कर सकते हैं कि आप हमारे हुकूक की बात करो? तो पहले तो आप लोग बोर्ड उनको थे जो आप में से ऐसे हो जिनकी अपनी जिंदगी सादा हो, जिन्होंने अपने बड़े बड़े घर ना बनाए हो, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, जिनके बच्चों को उन्होंने गलवाया ना हो. Only then you have the right to lead people. Otherwise you don't have the right, according to me. कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं. किसी भी इदारे में बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे नौयत के. एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉइज झगड़ा होता है, एम्प्लॉइज टू ऑफिसर झगड़ा होता है. अफसर एम्प्लॉय की इज्जत नहीं कर रहा, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा. मैं एक सिचुएशन प्रेजेंट करता हूं. दो ऑफिसर्स हैं, दोनों ऑफिसर्स हैं 17-18 ग्रेड के. एक सीनियर है, पुराना है, एक जूनियर है. दोनों के काम करने के तरीके में फर्क है. कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया. दोनों समझते हैं कि अपनी जगह सही है. एक जो है, जो बॉस है, वो आता है 8:30 पे ड्यूटी पे, 3:30 तक ड्यूटी करता है, टाइम पूरा करता है. उस टाइम पे मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे डॉक्टर है, उसको पेशेंट देखने, वो पूरे दिन बैठ के सिर्फ फोन पे बातें करेंगे. पेशेंट्स जो है मुश्किल से 5 देखेंगे और लोगों से रूडली बात करेंगे. एक दूसरे डॉक्टर हैं, वो आते हैं 9 बजे, वो चले जाते हैं 2 बजे, लेकिन वो 60-70 पेशेंट देख के जाते हैं. वो पेशेंट्स को कॉल पर रिप्लाई भी करते हैं, पेशेंट्स को घर पे भी जाके देख लेते हैं. कौन हक पर है जब इन दोनों की लड़ाई चल रही है? कोई मुझे बताए प्लीज. 60 पेशेंट देख रहे हैं. हाँ, 60 पेशेंट देख रहे हैं. 60 पेशेंट वाला हक पे है, और किसी का है जो काम कर रहा है. क्या मेरा बात है? I was the one who was seeing 60 patients daily and my boss was doing nothing. मैं ये बता रहा हूँ, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट कहां से अराइज होता है. हमें दूसरे के जूते में पैर रख के देखना पड़ेगा कि वो किस तरह सोच रहा हूं, मैं किस तरह सोच रहा हूं. वो कराची में अकेले रहते हैं, वो फ्री हैं, फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज से आजाद हैं, तो वो सुबह टाइम पे पहुंचेंगे, वो टाइम पास करना है तो वो बैठेंगे. मेरा बच्चा छोटा है, बीमार है, प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, मुझे उसकी वजह से रात भर जागना पड़ जाता है, तो मैं लेट जा रहा हूँ, लेकिन अपने जितने टाइम दे रहा हूँ उसमें मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हूँ. फिर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने की वजह से मुझे 2 बजे अक्सर मीटिंग्स में जाना पड़ जाता है, तो मुझे उठना पड़ जाता है. तो हु इज जस्टिफाइड? इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हल किया जाएगा? ना वो गलत है, वो रूल्स की फॉलो करने की बात कर रहे हैं, दूसरा बंदा काम कर रहा है. हमें एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के मसाइल को भी समझना पड़ेगा. मैं अपने वर्कर से बोलूं, अपने कंपाउंडर से बोलूं, अपने नर्स से बोलूं कि तुम जो है लेट आते हो, तुम सही तरह काम नहीं कर रहे, तुम यहाँ पर सुस्ती कर रहे हो, जबकि मुझे नहीं पता अगर मैं उसकी जगह घर जाऊं उसके और उसकी तरह दिन गुजारूं, वो जो करंट से आ रहा है पाइप पे पेट्रोल फूंक के, और फिर वो पानी भर रहा है रात में, मोटर वो पानी आता है, फ्रेश वाटर जो आता है, वो रात में 3 बजे मोटर चला रहा है, लाइट गई है, लोड शेडिंग है, और बच्चे हैं और तंग हो रहे हैं, जाके 10 काम करके वो फिर दिन भर जाके उसको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता. वो क्लिनिक आके जब काम करना शुरू करेगा तो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा. और मैं हूँ, मेरा घर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, मैंने बाबू की तरह उठा, क्लिनिक आ गया गाड़ी में, वापस ट्रेन से घर. तो एम आई जस्टिफाइड इन क्रिटिसाइजिंग हिम? नहीं. हमें दूसरों को दूसरे के जाविये से देखना पड़ेगा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा. अगर मैंने ये समझा कि मैं ही ठीक हूं, वो गलत है, तो फिर तो बात ही नहीं हो सकती. बात करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ना ये गलत ना मैं गलत, हम दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती हो सकती है. जब तलाक होती है, हजरत ज़ैद बिन हारिस और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश की तलाक हुई, तो क्या एक उम्मुल मोमिनीन है हमारी और एक साहबी रसूल है, क्या वो दोनों गलत थे? नहीं. पर्सनैलिटी क्लैशेस थे. इट डजंट मीन दैट वन ऑफ देम वाज नेगेटिव. तो पर्सनैलिटी के क्लैश होना, नेगेटिविटी या जिसे कहना चाहिए गलती का होना, वो अलग अलग चीजें हैं. तो पहली चीज, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट से, आपने सवाल किया था कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट पे अगर होते हैं तो उसको कैसे हल किया जाए जो आपस में वर्कर्स में हो जाता है. तो
पहले तो हमें ये देखना है कि जो सामने वाला बंदा है उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो परेशान तो नहीं है। हम बॉस है, एक एम्प्लॉय उसके पास गया, बॉस ने उसने पूरे दिन 20 मिनट बैठ के एक रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट चेक की उसने 5 मिनट में, यार तुमने रिपोर्ट बनाई है यार, ये क्या गलत किया है इसमें, दोबारा बना के लाओ। उसने 5 मिनट में 20 घंटे की मेहनत को पानी फेर दिया। सही है? उस बंदे को क्या लग रहा है, उस एम्प्लॉय को क्या लग रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई और मेरा बॉस जो है कंसिडरेट नहीं है, इतना काम मैंने किया, उसने 5 मिनट में कैसे पढ़ सकता है वो रिपोर्ट। जबकि बॉस की सिचुएशन को अगर वो देख ले तो उससे मैनेजमेंट कितना काम ले रही है, उससे कितने रगड़े लगवा रही है, उस पर कितना बर्डन है, उसने बॉस के पैर में जूते में पैर रख के नहीं देखा। तो हम लोग अक्सर यही करते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम सही हैं, दूसरे वाला गलत है। पहले तो इस नजरिए को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर देयर आर 2 काइंड ऑफ पर्सनालिटीज व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू नो फॉर यू पीपल, एग्रीएबल एंड डिसएग्रीएबल। कुछ लोग होते हैं जो होते ही बुली करने के लिए होते हैं, जो हर एक को तंग करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी होती है कि उनको सामने वाले की जज्बात एहसास की परवाह नहीं होती। जबकि दूसरे जो होते हैं वो दूसरों की परवाह करते करते अपनी जात की नफी कर रहे होते हैं और उनका मैनिपुलेट होना बहुत आसान होता है। खवातीन अक्सर उन्हीं लोगों में से होती हैं, जबकि अक्सर हैरेसमेंट खवातीन की होती है ज्यादा। मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मेंटल हैरेसमेंट की बात कर रहा हूं। हम सब एक दूसरे को हैरेस कर रहे होते हैं, रोक डाल रहे होते हैं, या तो पैसे का या ओहदे का या सीनियरिटी का या फिर अपनी एफिशिएंसी का। तो याद रखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं जो गंद पैदा करते हैं। एक होते हैं जो बली करते हैं सबको, जो पर्सनैलिटी जिनकी ऐसी होती है डिसएग्रीएबल, या दूसरे जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं क्योंकि वो खुद कॉम्पिटेंट नहीं होते, वो दूसरे को उससे अच्छा। एक इंजीनियर है जिसको ज्यादा काम नहीं आता, वो दूसरा इंजीनियर जिसको ज्यादा काम आता है तो वो उसको काम करने नहीं देगा क्योंकि दूसरा वाला इंजीनियर एक्सपोज हो जाएगा। तो पहला फर्क तो ये होता है कि आप लोग जो जेन्युइनली काम करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, अपने आप को अलाइन करें। दूसरी चीज ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसर्च हुई थी कि आप सबके इदारों में आप लोग गुफ्तगू होती रहती है, बुराइयां होती हैं, बैक बाइटिंग। आप में से किसने की कभी? अच्छा होती है, आज उठा के बता दें। यूनियन वाले नहीं करते एक दूसरे की बैकबाइटिंग होती है, मैंने भी की है। अच्छा, अगर सिर्फ एक साइन कराए अपने वर्कर से कि साइन से बैकबाइटिंग नहीं होगा, वो किया गया कि आप 6 महीने तक बैकबाइटिंग नहीं करेंगे और 250 कंपनीज मल्टीनेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर पार्ट ऑफ द स्टडी एंड स्टडी ने ये शो किया कि जो वर्कर्स थे उन्होंने एब्सेंटिज्म कम हो गया, एब्सेंट होना कम हो गया, हेल्थ अच्छी हो गई, प्रोडक्टिविटी इदारे की बढ़ गई। क्योंकि बैकबाइटिंग इतनी खतरनाक है जो आप अपने कसर पर डालती है। मैं 2 बातें करके अपने इजाजत लूंगा और वो ये 2 बातें हैं। सुकरात के पास एक आदमी आया, आप सभी जानते हैं एग्जाम्पल, उसने बोला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यानी कि मुझे पहले बताओ उस बात बताने से पहले कि वो बात क्या तुम्हें पता है कि सच है, यानी कि कंफर्म नहीं है, क्या उस बात में कोई फायदा है? कहीं कोई फायदा भी नहीं है। और उस बात से क्या मतलब हम उसके बाद कोई कार्य अमल कर पाएंगे? करेंगे नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो कहेंगे मुझे बता क्यों रहे हो किसी का? एक साहब थे, एक आलिम दीन थे, उनकी अभी वाइफ से तलाक हो गई। तो लोगों ने बोला कि आप बताएं क्या मसला, आपके घर में आप परेशान रहते हैं? मेरी बीवी में उसके मैं उसकी बातें क्यों बताऊं? जब तलाक हो आप बता दें क्यों तलाक हुई, उन्होंने कहा मैं उसकी लेबर क्यों करूं? इसी तरीके से अभी जो वर्कर का कॉन्सेप्ट आया है, मैं इसको 1 मिनट टच करके खत्म करूंगा। पहले वर्कर्स नहीं होते, तारीख इंसानी में कभी भी वर्कर्स नहीं रहे। 16वीं सदी में इंकलाब आया, सनती इंकलाब यूरोप में आया, ब्लैक स्लेव्स को अफ्रीका से ले जाके काम करवाया गया। जब से ये मिडिल क्लास वर्कर क्लास स्टार्ट हुई, उनको राइट्स दिए गए, लेबर मे 1 को हम डे मनाते हैं, वो सब चीजें उधर से स्टार्ट हुई। तो ये आर्टिफिशियल है, हम सब आर्टिफिशियल है। मैं खुद एक स्लेव हूं गवर्नमेंट का, आप सब एक स्लेव हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, हम सब स्लेव हैं। एंड स्लेव नेवर हैव द सेम, स्लेव इज स्लेव, गुलाम होता है। मुलाजिम को मुलाजमत करनी है जो उसका आका बोले। तो हमें उन जंजीरों में जकड़ दिया गया है जिससे हम आजाद नहीं हो सकते।
If you are free, only then you can fight for yourself. Otherwise, there is no one. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में मैं यहाँ बात खत्म करता हूँ कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरा बंदा जो है जो बातें कर रहा है, आप ये तो है ही शैतान और मैं तो हूँ ही फरिश्ता। अपने ऊपर से जो फरिश्ते का डायलॉग होता है ना, उसके ऊपर से सीन जो होते हैं, तो आपको पूरा एक साथ हर एक्टिविटी में डायलॉग सॉन्ग तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जब भी हमने शॉर्ट नोटिस पे कॉल किया डॉक्टर साहब ने, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमेशा अच्छी गुफ्तगू की, लोगों को मुस्तफीद करने की कोशिश की, इनका बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ पैनलिस्ट में आखिरी मेहमान है सहर रजा डार, रिसर्च एसोसिएटेड। बस सहर रजा डार जो है वो आपसे मुख्तसर बात करेंगी, उसके बाद हमारी लंच ब्रेक होगी और सवाल जवाब हम लंच पे रखेंगे इंशाल्लाह। जी सहर, आपकी तालियों में प्लीज।